हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 19 से 21 दिसंबर 19, 20 और 21 दिसंबर का करंट डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ है? ऑप्शन है S-400, मीट्स MEADS, समर और सैम्प ऑब्लिक टी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये भारतीय वायुसेना ने समर नाम की जो है वो एक मिसाइल जो है वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का भी परीक्षण किया है एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति के दौरान। जो समर है इसका फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन। ठीक है, ये जो है वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जो विकसित की है भारतीय जो है वायुसेना में, और उसका क्या किया है, परीक्षण किया है। इसके अलावा भारत ने क्या किया है, आकाश SAM सरफेस टू एयर मिसाइल हथियार प्रणाली की मारक क्षमता का भी इसमें इन्होंने अभ्यास में प्रदर्शन किया हुआ है। ठीक है, बाकी जो इसमें ऑप्शंस 3 दिए थे ये भी विभिन्न देशों की क्या है, वायु रक्षा प्रणालियां हैं, वो सॉरी मिसाइल रक्षा प्रणालियां हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर किसी को पता हो तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में KIPG लिखा हुआ है, 2023 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये हरियाणा राज्य ने जो है इस खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, जो कि क्या है पहली बार इनका आयोजन हुआ है और इसमें इन्होंने क्या है सबसे ज्यादा पदक जीते हुए हैं। ये जो गेम्स स्टार्ट हुए हैं ये 10 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे और इसमें हरियाणा ने 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज। ठीक है, 40 गोल्ड, 39 जो है ब्रॉन्ज वो सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज इन्होंने के साथ के टोटल 105 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने टोटल इसमें 62 पदक प्राप्त किए हैं, जबकि तमिलनाडु जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। 20 गोल्ड है तमिलनाडु के पास, 8 सिल्वर है और 14 जो है ब्रॉन्ज। ठीक, तो ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स का डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट भारतीय डॉक्टरों द्वारा, ठीक है, किस हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक किया गया है? ऑप्शन है एम्स दिल्ली, RML हॉस्पिटल दिल्ली, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल बोलते हैं इसको, आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट और सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। इसमें बीच में कहीं आपको हो सकता है ऑप्शंस में R&R लिख के भी दिख जाए, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही है, आर्मी हॉस्पिटल R&R दिल्ली कैंट। ये इसका सही जवाब है। यहाँ पर क्या है, भारतीय डॉक्टरों ने क्या किया है, देश का पहला बोन मैरो जो है ट्रांसप्लांट किया हुआ है। ये एक छोटे बच्चे पर जो है वो ट्रांसप्लांट किया गया है। ये बच्चा जो है वो एक सैनिक का ही बेटा है, ठीक है, कम उम्र का बच्चा है जिसके 80 मज्जा का सफलतापूर्वक जो है प्रत्यारोपण किया है। ये एक इम्यूनो डेफिशिएंसी से का जो है इसको मतलब प्रॉब्लम थी, ठीक है, जिसको निदान करने के लिए ट्रांसप्लांट किया गया है, जिसमें क्या किया गया है, दोषपूर्ण प्रतिरक्षा कोशिकाओं को स्वस्थ कोशिकाओं से इन्होंने बदला हुआ है। ठीक है, और ये जो है सफल रहा है। भारतीय डॉक्टर्स जो है इसको लेके काफी उत्साहित हैं। बाकी बोन मैरो या अस्थि मज्जा क्या होता है, थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पे हमने दी है। अगर आप ये चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके ये डिटेल्स लिख सकते हैं। अगर आप ये सारी डिटेल्स जो है वो PDF फॉर्म में चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है। बाकी जो है संस्थान का जो है व्हाट्सएप नंबर भी बता देता हूं मैं आपको, 7065912075। आप इस पर मैसेज करके भी हमसे ये PDFs ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, ठीक है, यूनिड्रॉइट की गवर्निंग काउंसिल के चुनाव में जीत हासिल की है। ठीक है, ऑप्शन है उमा शेखर, रेखा शर्मा, रवनीत कौर और जया वर्मा सिन्हा। ये नाम 2 बार लिख गया है यहाँ पे, ठीक है, रवनीत कौर और जया वर्मा सिन्हा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये उमा शेखर जी जो है ये यूनिड्रॉइट की गवर्निंग काउंसिल में ये चयनित हुई हैं भारत की ओर से। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, अमेरिका, रूस और चीन के उम्मीदवारों पर जीत हासिल की है। मतलब इन देशों के भी उम्मीदवार इसमें थे, जबकि जीत क्या है, भारत की उमा शेखर की हुई है। ठीक है, इस जीत की घोषणा ने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय कानून की दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ा दिया है। ये जो यूनिड्रॉइट है ये रोम में स्थित है, रोम में स्थित संगठन है। इसकी गवर्निंग काउंसिल में स्थान हासिल करने वाली ये पहली भारतीय महिला
बन गई हैं। ठीक है, तो ये नियुक्त हुई हैं, उसके साथ साथ ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं और इनका कार्यकाल जो रहेगा वो 2024 से 2028 के बीच में रहेगा। बाकी ऑप्शंस में जो हमने 3 और नाम दिए हैं महिलाओं के, ये भी चर्चा में रही हैं और इनके नाम हम लगातार आपको क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। जिन लोगों को याद है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, थोड़ी सी डिटेल्स में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ या यूनी ड्रॉइट, इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1926 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम, इटली में है। ये क्या है, एक स्वतंत्र अंतर सरकारी संगठन है जो विश्व स्तर पर वाणिज्यिक कानून में एक रूपता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये जो है यूनिड्रॉइट के बारे में थोड़ी सी डिटेल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई की एक रिपोर्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष के चुनाव के बाद महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक हो जाएगी? ये क्या है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है कि भारत में जो है वो महिला मतदाताओं की संख्या जो है पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक हो जाएगी। ऑप्शन है 2028, 2029, 2030 और 2031। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, वर्ष 2029 के चुनाव के बाद। ठीक है, चुनाव के बाद भारत में क्या हो जाएगा, महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा हो जाएगी। रिपोर्ट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आर्थिक अनुसंधान विकास विभाग या जो है वो इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट जो है, इनकी रिपोर्ट के अनुसार ये डेटा है, जिसमें बताया है कि 2024 के चुनाव के बाद कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 68 करोड़ होगी, 68 करोड़, जिसमें महिला मतदाता कितने हो जाएंगे, 33 करोड़, 49% जो है वो महिला मतदाता होंगे। जबकि 2029 के बाद महिला वोटर कितनी हो जाएंगे, 37 करोड़ हो जाएंगी। जबकि पुरुष वोटर क्या रह जाएंगे, 36 करोड़, मतलब 1 करोड़ महिला वोटर जो है ज्यादा हो जाएंगे। थोड़ा सा और एडिशनल है कि वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या में केवल 15% महिलाएं हैं, जबकि राज्यसभा और विधानसभाओं में कुल संख्या का औसतन 9% जो है वो महिलाएं हैं। ठीक है, अभी एक महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए बिल भी पारित किया गया है, वो भी आगे आगे चुनाव और परिसीमन के बाद फिर वो लागू होने वाला है। तो महिलाओं की क्या है, महिलाओं का जो लोकसभा में और जो कानून निर्धारण में क्या है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है। नेक्स्ट है, कल के रहने योग्य शहर, लिवेबल सिटीज ऑफ टुमारो विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाना तय है? ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ और गांधीनगर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, ये गुजरात के गांधीनगर में ये होने वाला है। यहाँ ऑप्शन में ये बी गलत लिख गया है, ये डी होना चाहिए था। उसको पीडीएफ जब हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें ठीक कर देंगे। ये गांधीनगर गुजरात में सम्मेलन हो रहा है और सम्मेलन का जो आयोजन होना है वो जनवरी 2024 में इसका आयोजन होना है। ठीक है, और सम्मेलन में जो है वो रहने योग्य शहरों को डिजाइन करने से लेकर उनके स्थायी वित्त पोषण, डिजिटलीकरण आदि जो क्षमताएं हैं उनको मापने, उनमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट होगा, इस तरह के मुद्दों पर क्या होगी, चर्चा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में कौन सा राज्य विजयी रहा है? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, सौराष्ट्र और तमिलनाडु। ये लगभग सभी लोग जानते होंगे कि ये विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा राज्य जो है विजयी रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है, इस ट्रॉफी में हरियाणा राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। इसमें हरियाणा ने राजस्थान पर 30 रनों से जीत हासिल की है। ठीक है, और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच, साथ साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब जो मिला हुआ है ये सुमित कुमार को मिला हुआ है। इसके अलावा वर्ष 2022 की अगर विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो ये सौराष्ट्र ने जीती हुई है। ठीक है, जबकि सबसे ज्यादा बार इसको 5 बार खिताब जीतने का रिकॉर्ड जो है वो तमिलनाडु के नाम पे है। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, वर्ष 2023 में किसने जीता, हरियाणा ने जीता। 2022 में किसने जीता, सौराष्ट्र ने जीता। और अब तक सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, तो तमिलनाडु ने जीता हुआ है। तो इसमें लगभग आपके सारे जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में भारत में पहले स्थान पर है। ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में जो हैदराबाद है ये प्रथम स्थान पर है। जबकि हैदराबाद के बाद तेलंगाना जो है वो द्वितीय स्थान पर और आंध्र प्रदेश जो है वो तृतीय स्थान पर है। ठीक है, बाकी लिखा हुआ है कि दूषित खाद्य पदार्थ खाद्य जनित बीमारियों और एलर्जी सहित गंभीर
स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो पैदा कर सकते हैं। इसलिए सरकार का काफी ध्यान रहता है कि खाद्य पदार्थों में क्या हो, मिलावट ना हो, ताकि इस तरह की कोई आपदा या विपत्ति जो है सामने ना आ पाए। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व बैंक की नवीनतम प्रवासन और विकास रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में परदेशी वित्त प्रेषण रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। ऑप्शन है फिलीपींस, भारत, चीन और मेक्सिको। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। भारत इस वर्ष भी क्या है, रेमिटेंस में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला जो है वो दुनिया का पहला देश है। भारत में टोटल जो है वो करीब 125 बिलियन डॉलर जो है रेमिटेंस आया है वर्ष 2023 में। यहाँ पे परदेशी वित्त प्रेषण या रेमिटेंस किसको बोलते हैं, तो ये आशय ऐसे धन से है जो किसी दूसरे देश में रहने वाले लोग जो हैं वो अपने देश में पैसा भेजते हैं। लाइक भारत का कोई व्यक्ति है, वो किसी अन्य देश में जो है वो काम कर रहा है, वहां पैसे कमा रहा है और वो पैसा फिर क्या कर रहा है, भारत में भेज रहा है, तो उसको रेमिटेंस या परदेशी वित्त प्रेषण बोलते हैं। और ऐसा सबसे ज्यादा भारत में होता है। तो भारत के क्योंकि काम करने वाले जो लोग हैं वो विश्व में सब जगह फैले हुए हैं, जबकि उनके परिवार हैं वो क्या है, उनके परिवार या उनके माता पिता जो हैं वो भारत में रह रहे हैं, तो वो उनके पास पैसा भेजते हैं। तो ऐसे में भारत जो है सबसे ज्यादा धन प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर जो आया है वो मैक्सिको है। जब मैक्सिको का कितना है, 67 अरब डॉलर। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो भारत में दूसरे स्थान पर मैक्सिको का रहा है, मैक्सिको से भी लगभग 2 गुना ज्यादा पैसा जो है वो भारत में आया हुआ है। तीसरे स्थान पर चीन, फिर फिलीपींस और लास्ट में 5वें स्थान पर जो है वो मिस्र रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ठीक है, नए डेटा आए हुए हैं, सरकारी डेटा नहीं है बट डेटा है किसी फॉर्म के। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये उत्तर प्रदेश जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये जो रिपोर्ट है ये सेंसेक्स, जो इंडिया का सेंसेक्स है, इसके साथ क्रेडिट लियोनेस सिक्योरिटी एशिया CSLA पर आधारित है। इन्होंने एक जो है ग्राफिक्स के थ्रू जो है रिपोर्ट दी हुई है, जिसमें इन्होंने बताया कि भारत में उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरा, जीडीपी के मामले में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो है उत्तर प्रदेश की हो गई, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार क्या था, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे था। ठीक है, और जो रिपोर्ट है उसके अनुसार महाराष्ट्र का जो है वो देश के जीडीपी में करीब 15.7% का योगदान है, जबकि उत्तर प्रदेश का योगदान जो है वो 9.2% हो गया है। तमिलनाडु का जो है वो 9.1% है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो तमिलनाडु को पास करते हुए दूसरे स्थान पर काबिज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जिन्होंने केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 रुपए करोड़ में जो है इन्होंने खरीदा है। ऑप्शन है पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये मिचेल स्टार्क को केकेआर ने जो है वो 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा हुआ है, और ये आईपीएल के इतिहास में जो है वो खरीदे जाने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। ये जो नीलामी हुई है दुबई में हुई है, अभी 2024 आईपीएल की नीलामी हुई है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के जो हैं वो तेज गेंदबाज पेसर हैं मिशेल स्टार्क, इनको सबसे ज्यादा कीमत प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है हाल में गठित बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किस खतरे से निपटने के लिए बनाया गया है? ठीक है, ये सॉरी लाइन आ गई है, किस खतरे से निपटने के लिए बनाया गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं रूस और यूक्रेन विवाद के निपटाने के लिए, इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के लिए, युद्ध के समय मध्यस्थता के लिए और लाल सागर में हाउथी खतरे का मुकाबला करने के लिए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। हाउथी रिबेल्स जो हैं, हाउथी विद्रोही जो हैं, इनका सामना करने के लिए, इनके खतरे का मुकाबला करने के लिए ये यूनाइटेड स्टेट्स के जो है उसमें निर्देशन में एक ये बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित की गई है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन नाम से। ठीक है, ये लाल सागर में जो है अपना कार्य करेगी। इसमें बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाएं इसमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि अभी जो है वो इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद चल रहा है, और उसी को संभाव जो है फोकस करते हुए जो हाउथी विद्रोही समूह है, उन्होंने लाल सागर से गुजरने वाले बहुत सारे व्यापारिक जहाजों को, ठीक है, जो कॉमर्शियल शिप्स हैं, उनको क्या करना है, टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। उन पे वो लोग
फायरिंग कर रहे हैं, लूट वगैरह कर रहे हैं, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, इस रास्ते से आने को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है, इससे निपटने के लिए ये टास्क फोर्स बनाया गया है। ये दक्षिणी लाल सागर, यमन के पास स्थित बॉब अल मंडेब जल डबरू मध्य और अदन की खाड़ी में सुरक्षा चुनौतियों से निपटेगा। ठीक है, एक मैप भी लगाया हुआ है हमने, यहाँ पे ये लाल सी है आपकी, ये बॉब अल मंडेब है, और ये गल्फ ऑफ अदन या अदन की खाड़ी है। तो इस पूरे रीजन में जो है ये लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इन कॉमर्शियल जो है वो शिप्स को। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में टाइमली अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं। तब